तो बात करते हैं होल्डिंग कंपनी का। ठीक है, तुम लोगों में 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से कंफर्म है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स, इजी ही आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। जब तक ये लोग जो झमेला कर रहा है ये सब झमेला नहीं बंद कर देगा जितना जल्द उतना अच्छा है ना। कोई मतलब वो वाइस चांसलर को धमकी वमकी दे रहा है ना, ईमेल कर दे रहा है। अब पता नहीं तुम्हारे जैसा स्टूडेंट लोग करता होगा, वो गुरुदास का स्टूडेंट किया है। लेकिन देखना अभी तक तो पेपर हार्ड बनने का कोई चांसेस नहीं दिया है, बोला है नॉर्मली पेपर बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम तुमको क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन बीकॉम में बहुत बार ही आया है। ठीक है, बीकॉम में बहुत बार आया हुआ है, इसलिए उसके नीचे हम लिखे सी यू बीकॉम में अडेप्टेड, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। बोल रहा है एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और वहाँ पे फ्रॉम दी फॉलोइंग वगैरह बैलेंस शीट एच लिमिटेड दिया, एच फॉर होल्डिंग, एच फॉर सब्सिडरी। शेयर कैपिटल है 5 लाख 2 लाख, जनरल रिजर्व है 60,000 40,000, पीएल अकाउंट है 12%, ये वगैरह दिया हुआ है। अब जो लोग क्लास नहीं किया है होल्डिंग का, मतलब होल्डिंग वगैरह अगर छूट गया है तो बस थोड़ा सा मेरा 5 मिनट का बात सुनेगा ध्यान से। होल्डिंग कंपनी होता क्या है, जब कोई एक कंपनी, ये मान लो कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, अगर कंपनी ए कंपनी बी का शेयर्स खरीदता है 50% से ज़्यादा, कंपनी ए एक्वायर कर रहा है, एक्वायर मोर देन 50% ऑफ शेयर्स, अगर 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेता है तो कंपनी ए क्या बन जाएगा, होल्डिंग, और कंपनी बी क्या बन जाएगा, सब्सिडरी। कंपनी जो होल्डिंग कंपनी होता है, कंपनी ए जो होल्डिंग कंपनी है, उस केस में होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट हमको बनाना है, हमको सब्सिडरी का बैलेंस शीट नहीं बनाना है। ठीक है, हमको बैलेंस शीट बनाना है होल्डिंग कंपनी का। अब होल्डिंग कंपनी का जो बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसका बैलेंस शीट में इन सबका बैलेंस शीट को अपने क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब होल्डिंग का बैलेंस शीट में सब्सिडरी का बैलेंस शीट जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड। लेकिन ऐड करने का बहुत सारा तरीका है कि क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है, क्या एडजस्ट करना है, क्या एडजस्ट नहीं करना है, ये सब सारा का सारा बात जो तुम सीखेगा वही होल्डिंग कंपनी में सीखने वाला है। ठीक है, चलो अब सम्स के साथ कराते हैं, जिससे कि तुम्हारा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो और एक एक नया कंसेप्ट आते जाएगा। होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है, हम लोग अभी तक सिर्फ इतना समझे कि होल्डिंग कंपनी किसको बोलते हैं और सब्सिडरी कंपनी किसको बोलते हैं, बस। इससे ज़्यादा हमको अभी फिलहाल कुछ नहीं पता। अब जब भी तुम सम्स बनाओगे, सम्स बनाने के टाइम में तुमको कुछ जो है वो शेयर्स वगैरह के बारे में बोला रहेगा। जैसे 50%, हम देखें कि 50% से अगर ज़्यादा शेयर्स खरीदता है तो ही वो क्या बन सकता है, होल्डिंग, और अगर दूसरे जो बिक रहा है उसको क्या बोला जाता है, सब्सिडरी बोला जाता है। ठीक है, उस केस में हम लोग हमेशा एक एनालिसिस ऑफ शेयर होल्डर फंड बनाएंगे। लिखो, जब भी सम्स बनाओगे तुम तो सबसे पहले बनेगा एनालिसिस ऑफ शेयर होल्डर फंड, एनालिसिस ऑफ शेयर होल्डर फंड, एनालिसिस ऑफ शेयर होल्डर फंड। एक नज़र क्वेश्चन पे रहना चाहिए, एक नज़र बुक पे, मतलब बोर्ड पे। एनालिसिस ऑफ शेयर होल्डर फंड, इधर हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम प्री लिखेंगे, प्री, यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट और यहाँ पे लिखेंगे टोटल। अब ये प्री, पोस्ट और टोटल का मतलब क्या होता है पहले वो समझा देते हैं। किसी को लिखने का जरूरत नहीं है, ये बस तुम्हें समझने का जरूरत है। ठीक है, तो प्री पोस्ट टोटल का मतलब क्या होता है। प्री मतलब हो गया, जैसे जब एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीदेगा तो कभी भी खरीद सकता है। मान लो कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट जो है वो जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर में खत्म होता है। ये जो शेयर्स खरीदा था वो 1 अक्टूबर को खरीदा था, 1 अक्टूबर, मान लो अगर 2020 का बैलेंस शीट है तो 2020 को खरीदा था।
जिस दिन ये शेयर्स एक्वायर किया जाता है, जिस दिन ये शेयर्स खरीदा, एक्वायर किया, इससे पहले जितना भी आइटम्स में जो भी बैलेंस है, चाहे वो शेयर कैपिटल हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी मतलब बैलेंस शीट का एसेट्स आइटम भी कुछ भी हो, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह कुछ भी हो, सबका सबको क्या बोला जाएगा, सब को बोलेंगे प्री, और इस डेट के बाद जो है उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट। अब सीधा सा बात है कि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में अगर 1 जनवरी को तुम्हारे पास एक जमीन था और अगर इस साल तुम वो जमीन को नहीं बेचा है, बेचा अगर नहीं है, तो 31 दिसंबर को भी वो जमीन तुम्हारे पास है, सीधा बात है। इसलिए एसेट्स रिलेटेड जो आइटम्स होता है, जब तक उसके बारे में एडजस्टमेंट में ना कुछ बोला हो अलग से, उसको करने का जरूरत कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में था, अगर कुछ नहीं बोला है, तो एंड में भी तो मेरे पास होगा ही वो एसेट्स, इसलिए उस एसेट्स के साथ हम लोग कुछ प्लस माइनस या कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा। लेकिन फर्क पड़ेगा जब प्री में, जो हमको फर्क देखो क्या पड़ेगा, जब मेरा क्वेश्चन में बोलेगा कि शेयर कैपिटल क्या क्या अलग करना पड़ता है, एक शेयर कैपिटल, एक जनरल रिजर्व, एक प्रॉफिट एंड लॉस, बस यही 3 आइटम को लेके करना है। यही 3 आइटम आएगा। हम बार बोल, तुम आ बहुत सकता है, सम बहुत तरीका का बनता है, लेकिन अभी एग्जाम आने में सिर्फ मुश्किल से पोस्टपोन हुआ है तो 1 महीना बाकी है, मुश्किल से, तो 1 महीना में ऑब्वियसली तुम पूरा खत्म नहीं कर सकता। तो हम लोगों का अभी मेन मोटो क्या है, एग्जाम फोकस पढ़ाई करना है। एग्जाम में जो आएगा हम वो पढ़ेंगे। एग्जाम में तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आएगा इस 3 के बाहर नहीं आएगा। याद रखना, एग्जाम में तुम्हारा यही 3 आएगा, ये 3 से ज्यादा नहीं देगा कुछ। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, बस यही है। अब हमको बात ये करना है कि ये जो 3 आइटम है, ये जनवरी का बैलेंस मेरे को दे सकता है, जनवरी का अगर तुमको बैलेंस दे सकता है, 1 दिसंबर का मतलब 1 अक्टूबर का बैलेंस दे सकता है, और 31 दिसंबर का बैलेंस दे सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन क्या करता है, बैलेंस शीट तो 31 दिसंबर को बनता है, तो तुमको बैलेंस शीट में क्या करेगा ना, ये 31 दिसंबर का डेटा दे दिया। जैसे मान लो हम बोले कि 31 दिसंबर को मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30 रुपया है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30 रुपया है 31 दिसंबर को। और अब शेयर्स कब खरीदा गया है, 1 अक्टूबर। तो मुझे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना तारीख का चाहिए, 1 अक्टूबर का चाहिए। प्रॉब्लम बस यही है कि बैलेंस शीट बनता है 31 दिसंबर का, शेयर्स कब का खरीदने का दे दिया, शेयर्स कब खरीदा, 1 अक्टूबर, लेकिन 1 अक्टूबर का बैलेंस तुमको नहीं देगा। बैलेंस तुमको कब का है, 31 दिसंबर का। अब 31 दिसंबर का एक बैलेंस दे देगा और एक बैलेंस जनवरी का दे देगा। बोलेगा जनवरी में 10 रुपया था पीएल में और 31 दिसंबर में 30 रुपया है। तो सीधा सा बात, तुम इतना तो बुद्धि है तुम्हारे पास, चाहे तुम पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, इतना तो बुद्धि है कि जनवरी से लेकर दिसंबर में कितना महीना बनता है। बताओ, जनवरी से दिसंबर कितना महीना बनेगा, 12 महीना, इतना तो मालूम है। अगर ये साल में 12 महीना होता है तो ये 1 अक्टूबर है। बताओ, जिस दिन शेयर्स खरीदे थे उस दिन से पहले कितना महीना हुआ, मतलब 1 अक्टूबर को अगर खरीदे तो 1 अक्टूबर से पहले कितना महीना हुआ, 9 महीना, और 1 अक्टूबर के बाद कितना महीना हुआ, 3 महीना। 2 कैसे होगा, 9 महीना और 3 महीना 9 महीना हो गया प्री, 3 महीना हो गया, बात खत्म। इतना ही करना है। अगर पहले से 10 था, कितना बन गया, 30,
तो 12 महीना में तुम कितना कमाया है, कितना कमाया है, 20। तो 20 12 महीना में कमाया है, तो 12 महीना में 20 कमाया है, लेकिन तो 9 महीना में कितना कमाया होगा वो निकाल लेंगे, इंटू 9/12, बस। और क्या, वो कहाँ चल जाएगा, प्री में, बाद बाकी कहाँ चल जाएगा, खत्म। यही इसी को बोला जाता है टाइम एडजस्टमेंट, जो महीना के अकॉर्डिंग बांटते हैं। और ये तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये तो आएगा, मतलब ये बात तो तुमको समझना पड़ेगा, मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है ना, ये देखो शेयर्स कितना तारीख को खरीदा था, मतलब एक बात बताओ, हम लोग जो ये 9 महीना 3 महीना वाला जो झंझट झमेला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितना तारीख का बैलेंस हमको चाहिए होता है, झंझट झमेला किया जाता है क्योंकि मुझे बैलेंस कितना तारीख का चाहिए होता है, 1 अक्टूबर, मतलब जिस दिन शेयर्स खरीदा है उस दिन का बैलेंस चाहिए होता है। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन में सपोज, अगर मेरा क्वेश्चन में 1 अक्टूबर का बैलेंस दे ही दिया, क्वेश्चन बोल ही दिया, एक बैलेंस शीट इतना तारीख को दे दिया, अब क्वेश्चन बोल दिया कि 1 अक्टूबर को पीएल में 20 रुपया है, फिर तो टाइम एडजस्टमेंट करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या बोल दिया, जिस दिन बैलेंस है, जिस दिन हम शेयर्स खरीदे हैं उस दिन का मुझे बैलेंस अगर पता चल गया तो टाइम एडजस्टमेंट, मतलब 9 महीना 3 महीना 9 महीना 3 महीना वाला झंझट झमेला है ही नहीं, है ही नहीं झंझट झमेला, समझा। तब तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, और इजी बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आता है बात। अब चलो सम्स करके देखते हैं कि आज का सम्स में झंझट झमेला है कि नहीं। तो पहला काम तुम्हारा ये है कि जो सम्स हम तुमको दिए हैं ये बीकॉम में बहुत बार आया हुआ सम्स है, तो एक बार देखो और पढ़ो। अब हमको ये बताओ कि ये झंझट वाला सम्स है या नहीं। क्वेश्चन में देखो कि शेयर्स कब खरीदा था, कैसे दिखेगा या फिर कहां दिखेगा। बैलेंस शीट में देखो, एसेट साइड में बैलेंस शीट दिख रहा है सबको, हम व्हाट्सएप पे भेज दिए थे क्वेश्चन, ठीक है। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवर, फिर देखो शेयर्स इन एस लिमिटेड दिखा। शेयर्स इन एस लिमिटेड मतलब हो गया कि वो खरीदा है, कौन खरीदा है, एच। कितना में खरीदा है, 1,80,000 में खरीदा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे पढ़ो, नंबर ए पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर ए। व्हेन एच लिमिटेड acquired the shares of S Limited, the general reserve and profit and loss account, क्या बोला, when the H Limited acquired the shares of S Limited, जब खरीदा था तब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 रुपया और 4,000 रुपया डेबिट बैलेंस रेस्पेक्टिवली था। मतलब जनरल रिजर्व में कितना था, 30,000, और पीएल अकाउंट में कितना था, 4,000 डेबिट बैलेंस, मतलब नेगेटिव बैलेंस था। लेकिन इस लाइन को हमको पढ़ के ये समझ में आया कि जिस दिन शेयर्स खरीद रहा था उस दिन उसका बैलेंस दिया हुआ है। लेकिन अगर उस दिन उसका बैलेंस हमको दिया ही हुआ है तो क्या मुझे टाइम एडजस्टमेंट करने का जरूरत है, टाइम एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 10,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय एच लिमिटेड। मतलब क्या हो गया कि ये एक एच लिमिटेड है, ये देखो ये एक एच लिमिटेड है, एक एस लिमिटेड है, ठीक है। क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड, मतलब एस लिमिटेड का क्रेडिटर है, इसका मतलब एच लिमिटेड का क्या होगा, वो डेटर होगा, सीधा बात है। बोला ये दोनों ना आपस में कुछ सामान खरीदा बेचा है। अच्छा बोलो तो बेचा कौन है, एच बेचा है या एस बेचा है, बेचा कौन है, सेल कौन किया है, एच सेल किया है, ये डेटर है। डेटर मतलब क्या होता है, एच लिमिटेड, हाँ क्वेश्चन में बोला है क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड, मतलब इसका ये क्रेडिटर है, एस क्रेडिटर है। क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड कितना रुपया,
10,000 फॉर गुड सप्लाइड बाई एच, गुड सप्लाइड बाई एच, एच सप्लाई किया है, इसका मतलब बेचा कौन है, एच, और खरीद कौन रहा है, एस। तो प्रॉफिट कौन कमाया होगा, एच, और सामान किसके पास होगा, एस। तो इसके स्टॉक में सामान है। अब बताओ अगर ये सेलर है तो ये इसको जब सामान बेचा है तो कुछ पक्का प्रॉफिट कमाया होगा, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस में बेचेगा। लेकिन अब ये दोनों कंपनी क्या बनने वाला है, सेम। अगर दोनों कंपनी सेम बनने वाला है तो से जो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के बीच का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हट जाना चाहिए। हम लोग को वही काम करना है कि स्टॉक में जितना भी सामान होगा उस सामान में से प्रॉफिट को हटा देंगे। अब प्रॉफिट को हटाएंगे तो प्रॉफिट कहाँ इंक्लूड होता है, ऑब्वियसली पीएल में इंक्लूड होगा, तो पीएल से वो प्रॉफिट हटाएंगे और स्टॉक से वो प्रॉफिट हटेगा। ठीक है, ये काम करना है। और क्रेडिटर डेटर में जितना इंक्लूड है मतलब 10,000 वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिल पेएबल एक्सेप्टेड, तो ये बिल पेएबल बिल रिसीवेबल, एक ने बिल पेएबल एक्सेप्ट किया, बिल रिसीवेबल, दोनों के बीच में एडजस्ट हो जाएगा। ये तो एकदम इजी एडजस्टमेंट है, जितना भी अमाउंट रहेगा बिल पेएबल बिल रिसीवेबल वो दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएगा। और एक है ओवर वैल्यूड, याद रखना जब रिवैल्यूएशन होता है ना तो 95% केसेस में वो रिवैल्यूएशन प्री का ही है, याद रखिएगा 95% केसेस में रिवैल्यूएशन जो है वो हमेशा प्री में ही आएगा। ठीक, अगर पोस्ट में आएगा तो उसको जब पोस्ट में आएगा हम तुमको एक सम्स पोस्ट का जरूर करा देंगे, लेकिन फिलहाल में याद रखना 95% केसेस में रिवैल्यूएशन जो है वो हमेशा प्री का ही आइटम्स तुमको मिलेगा। यहाँ पे ओवर वैल्यूड बोला है मतलब पहले से वैल्यू किया हुआ था ओवर वैल्यूड, तो वो हम प्री में ही लिखने वाले हैं, पोस्ट में नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, चलो सम्स बनाते हैं। एनालिसिस ऑफ शेयर होल्डर फंड, हम लिखेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल। याद रखना हम लोग जो भी लिखने वाले हैं वो पूरा का पूरा सिर्फ एस लिमिटेड से मतलब है, एस लिमिटेड। अब एस लिमिटेड का बैलेंस शीट देखो, एस लिमिटेड का बैलेंस शीट देखो फटाफट। देखो शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है, 2 लाख, तो टोटल है शेयर कैपिटल 2 लाख। इसका मतलब प्री में भी कितना जाएगा, 2 लाख, क्योंकि मेरे को ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं बोला कि कोई इक्विटी शेयर्स एक्स्ट्रा इशू हुआ है या बोनस हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बोला। मतलब दोनों 2 लाख ही होगा, प्री में भी 2 लाख और टोटल में भी 2 लाख। साल के बीच में, पोस्ट मतलब याद रखना साल के बीच में कुछ एक्स्ट्रा इशू नहीं हुआ है। ये शेयर कैपिटल हो गया। उसके बाद देखते पीएल। अब मेरे को क्वेश्चन में एक बात साफ साफ बोल दिया है कि जो पीएल का बैलेंस दिया हुआ है वो उस दिन का दिया हुआ है जिस दिन वो शेयर्स खरीदा है, इसलिए मुझे टाइम एडजस्टमेंट 9 महीना 3 महीना वाला कोई बात करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो पीएल। पीएल देखो जिस दिन खरीद रहा था उस दिन पीएल में कितना था, 4,000 डेबिट, तो 4,000 डेबिट मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव बैलेंस, लॉस था। अब देखो तो बैलेंस शीट में पीएल कितना है, 10,000। क्या कर रहे हो तुम, नींद में है क्या, 10,000। अब बोलो फटाफट, बोलो फटाफट। यहाँ पे क्या है, 4,000 क्या है लॉस, यहाँ पे 10,000 क्या है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाया, इस बीच में कितना का प्रॉफिट कमाया बताओ, 6,000 है ना, 6,000 सरासर गलत, पूरा का पूरा गलत। ठीक से बोलो कितना कमाया, 6,000 कैसे होगा, ये 4,000 तो लॉस है। 4,000 का लॉस किस में कन्वर्ट हुआ, 10,000 का प्रॉफिट में। इसका मतलब 14,000 रुपया प्रॉफिट वो कमाया होगा पोस्ट में। तो थोड़ा सा जर्नलिज्म और पीएल है तो हम पोस्ट को 2 भाग में तोड़ लिए, एक में हम पीएल लिखेंगे और एक में जीआर। तो यहाँ पे हम जीआर कर ले रहे हैं, यहाँ पे पीएल कर ले रहे हैं। तो प्रॉफिट 14,000 हम लोग प्रॉफिट कमाए, 14,000 प्रॉफिट कमाए। चलो अब जीआर का देखते हैं। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, जर्नलिज्म जब खरीद रहा था तब जर्नलिज्म में कितना था, देखो फटाफट देखो क्वेश्चन में जाओ, 30,000। जर्नलिज्म में था 30,000।
और बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है 40,000, तो 40,000। अब बताओ कितना कमाया साल में, मतलब ये बीच में 10,000। अब हम अभी भी क्या बोले थे कि अगर रिवैल्यूएशन होगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, प्री में ही जाएगा, 95% प्री में जाएगा, जब तक कुछ डेट वेट दे के झमेला नहीं करेगा तब तक। तो इसमें क्या होगा, प्री में आने वाला है। तो रिवैल्यूएशन देखो, रिवैल्यूएशन के बारे में क्या बोला है, लॉस है या प्रॉफिट है, फटाफट देखो। रिवैल्यूएशन ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, मतलब ज्यादा हो के रखा हुआ है, तो हमको कम करना पड़ेगा ना। ज्यादा हो के रखा है मतलब क्या, ज्यादा हो गया है, मतलब हमको कम करना पड़ेगा, तो हमको ठीक करना पड़ेगा, कम होगा। कितना का कम करना पड़ेगा, 20,000। 20,000 रुपया कम करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा एसेट से। चलो अब हमको ये टोटल से कोई काम नहीं, अब हमको ये और ये चाहिए बस। इसको प्लस माइनस करके देखो कितना आता है, 2 लाख, ये 30,000 और ये 24,000, तो कितना आ जा रहा है 2,06,000। प्लस माइनस करके देखो 2,06,000 आया, ये हो गया 10,000, ये हो गया 14,000, खत्म। अब इसको हम लोग बांटेंगे होल्डिंग में और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, होल्डिंग में और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। फटाफट जाके देखो अपना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जाके देखो एस का, एस के पास देखो कितना ठो शेयर्स है, कितना ठो, हम नंबर ऑफ शेयर्स का बात कर रहे हैं। एस के पास शेयर कैपिटल तुमको कितना दिख रहा है 100, शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है 2 लाख, और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है 100, तो कितना शेयर्स हो गया 2,000 शेयर्स हुआ है, तो टोटल शेयर्स 2,000 है। और होल्डिंग कितना शेयर्स खरीदा है वो देखो, ए नंबर पर हो, कुछ बोला है नहीं बोला है, वाह बहुत अच्छा। लेकिन 1,80,000 लिखा है तो क्या हो, शेयर्स इन एस लिमिटेड कितना, वो 1,80,000 में खरीदा होगा, 1,80,000 में खरीदा होगा, उसको लेके तुम कैलकुलेशंस नहीं कर सकता। क्वेश्चन हमेशा बोलेगा, हम शायद लिखना भूल गए, लिख लो 1500 लिखा हुआ है क्या, लिख लो तो क्वेश्चन में 1500 था क्या, कैसे लिखे, ओ हाँ ये तो पीडीएफ में है, एक काम करो कॉपी में लिख लो, लिखो कॉपी में, लिखो कि एच लिमिटेड परचेज्ड 1500 शेयर्स, एच लिमिटेड परचेज्ड 1500 शेयर्स, और हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम तुमको वापस से सेंड कर देंगे। वैसे प्रिंट जब देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो ही जाएगा, ठीक है। तो 1,500 शेयर्स खरीदा है, ये लो, टोटल शेयर्स कितना था 2,000 और खरीदा कितना है 1,500, ये लो, तो 1,500 शेयर्स खरीदा है, कितना शेयर्स में से 2,000 में से, तो इसका मतलब कितना परसेंट हुआ 75% मिला सबको। ऐसे निकालेगा जब शेयर्स रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, तो 75%, और माइनॉरिटी इसका इंटरेस्ट, इसका मतलब कितना परसेंट हो जाएगा 25%, ये 75 तो ये 25, दोनों को जोड़ के 100% होना चाहिए, ठीक है। तो लिख नहीं रहा है, कब बोले, तो सब तो लिख रहा है, क्या कर रहा है, 75 और 25, ठीक है। अब इसको बांटो, 2,06,000 का 75%, 10,000 का 75%, 14,000 का 75%, और बाद बाकी 25%, 25%, 25%। होल्डिंग का होल्डिंग में लिख दो, माइनॉरिटी का माइनॉरिटी में लिखो, बांट के बताओ हमको कि कितना आया। होल्डिंग का बोलो कितना है, 2,06,000 का 75%, 154500, 10500, 51,500,
तो 50,500 ही तो हुआ ना। उसका ये 2,500 होगा, ये कितना होगा 14,000 का 75%, 10,500, तो ये होगा 3,500। देखो यहाँ तक पहुँचा सब। कौन सा? क्या बोल रहा है? ये 7,500 होगा तो ये 3,500 होगा, कैसे? टोटल तो 10,000 है। ठीक है, पहुंचो यहाँ तक फटाफट। लिख लिया। अब हमको फाइंड करना होता है गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, कुछ भी आ सकता है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। ठीक, लिखो। सबसे पहले देखो कि इन्वेस्टमेंट ये खरीदा कितना में था। इन्वेस्टमेंट कितना में खरीदा गया था, देखो फटाफट। 1,80,000। एच लिमिटेड का बैलेंस शीट में दिखेगा ऑब्वियसली, शेयर्स जितना में खरीदा है तो लिखेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000। 1,80,000 में शेयर्स खरीदा था, माइनस ये वाला पार्ट, होल्डिंग वाला पार्ट। ठीक है, प्री याद रखेगा, प्री माइनस होता है और ये होल्डिंग वाला पार्ट सिर्फ माइनस होगा। इसको लिखेंगे प्री एक्विजिशन नेटवर्थ। प्री एक्विजिशन नेटवर्थ कितना है? 1,54,500। 1,54,500। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हम जो क्वेश्चन तुमको दिए अभी तक हम लोग ऐसे ही करते थे, जितना भी क्लास किया अभी तक ऐसे ही करते थे, लेकिन इस सम्स में पुराना सम्स जो रिवीजन करा था, मतलब इतना तो कराए थे तो इतना एक बार रिवीजन हो गया। इसके साथ साथ में देखो वो एच लिमिटेड डिवेंचर भी खरीद रहा है। एस लिमिटेड का देखो ध्यान से, एच लिमिटेड का बैलेंस शीट में देखो शेयर्स इन एस लिमिटेड लिखा है ना, उसके नीचे देखो क्या लिखा है, 400 डिवेंचर भी तो खरीद रहा है। और कितना रुपया करके खरीद रहा है? 90 रुपया करके। 90 रुपया करके कितना डिवेंचर खरीद रहा है? 400। और एक डिवेंचर का, एस लिमिटेड का देखो, एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना था? नहीं, लायबिलिटी साइड में जाके देखो डिवेंचर एस लिमिटेड दिखा। लायबिलिटी में जाओ, एस लिमिटेड देखो, एस लिमिटेड के पास डिवेंचर फेस वैल्यू कितना है? 100। फेस वैल्यू कितना है? 100। यानी 100 रुपया का डिवेंचर वो खरीदा कितना में है? 90 रुपया में। खैर, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से सुनेगा, एच लिमिटेड का दो चीज खरीद रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। पहला क्या है? शेयर्स जो खरीदा है 1,80,000 में, और दूसरा क्या है? डिवेंचर जो कि कितना में खरीदा है? वो 36,000 में। दिखा? यानी टोटल एच लिमिटेड कितना खर्च किया है एस लिमिटेड के पीछे, इन्वेस्टमेंट में कितना खर्च किया है वो देखो, 2,16,000। 1,80,000 प्लस 36,000, 2,16,000 आया। लेकिन एस लिमिटेड से एच लिमिटेड को देखो, शेयर्स वगैरह वगैरह, रिवैल्यूएशन, लॉस, पीएल, जनरल रिजर्व से टोटल मिला कितना है? 1,54,500। एच लिमिटेड में कितना रुपया लगा दिया है? 2,16,000। और एस लिमिटेड से अभी तक शेयर्स वाला पार्ट से कितना मिला है इसको? 1,54,500। और डिवेंचर से भी तो मिला है, इसको हम यहां मिटा देते हैं। डिवेंचर भी तो मिला है,
डिबेंचर देखो कितना का मिला है, 40,000 का डिबेंचर वो खरीदा है 36 में। समझो बात, 40,000 का डिबेंचर, क्योंकि वो 400 डिबेंचर खरीदा है और हर एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है 100, यानी वो कितना का डिबेंचर खरीदा 40,000 का। तो इसका मतलब ये यहां से कितना माइनस होगा 40,000। अब माइनस करके देखो कि कितना आता है। यानी हम दो बात बोलना चाहते हैं यहां पे। हम बोलना चाहते हैं पहला बात, अगर कोई भी एच लिमिटेड, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर एच लिमिटेड खरीदता है शेयर्स भी और डिबेंचर भी, तो शेयर जितना में खरीदा डिबेंचर जितना में खरीदा दोनों का ऐड कर देगा, जितना में खरीदा एसेट साइड्स में, मतलब ये टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। इसमें से माइनस होगा ये टेबल वाला, ये वाला पार्ट, और माइनस क्या होता है, जो डिबेंचर तुम खरीदा है उसका फेस वैल्यू माइनस होता है। तुम जितना में खरीदता है वो तो अलग हो ही सकता है, उसके साथ क्या माइनस होता है फेस वैल्यू। देखो कितना आ रहा है, हाँ एस लिमिटेड का फेस वैल्यू तो 100 ही है। तुम एस लिमिटेड का खरीद रहा है या एच लिमिटेड का खरीद रहा है? तुम कौन है? एच। तुम खरीद किसका रहा है? तो तुम तो ऑब्वियसली 100 रुपीज करके ही खरीद रहा होगा ना फेस वैल्यू। ये देखो ये आ गया गुडविल, प्लस में आया था ना, तो ये आ गया गुडविल कि 21,500 रुपया गुडविल। अगर लॉस आता है तो गुडविल, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिजर्व। यहां तक पहुंचे सर? ये हो गया हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। इसके बाद हम लोग करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस करने के टाइम पे लिखेगा, ये देखो अब तो जितना यहां पे देखो ये वाला पार्ट, ये जो वर्किंग नोट बना है ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये वाला, बस इन तीनों को ऐड कर देना है, बात खत्म। और माइनॉरिटी में और कुछ नहीं करना है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्री एक्विजिशन नेटवर्थ, प्री एक्विजिशन नेटवर्थ है 51,500। उसके बाद है ये जनरल रिजर्व, मतलब पोस्ट जनरल रिजर्व, पोस्ट जनरल रिजर्व है मेरा 2,500, और फिर पोस्ट पीएल 3,500। जोड़ दो इन तीनों को, 57,500, 57,500 पहुंचा सर, 57,500। ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अब हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे एक सीपीएल, सीपीएल कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉन्सोलिडेटेड पीएल, तो हेडिंग बनाओ, वर्किंग नोट जितना भी होगा सीपीएल, कॉन्सोलिडेटेड पीएल। अब फटाफट देखो अपना क्वेश्चन में कि एच लिमिटेड का पीएल कितना है, एच लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, फटाफट देखो। 30,000 मिला सबको, ये 30,000। अब देखो एस लिमिटेड का पीएल पोस्ट वाला, यहां पे एस लिमिटेड का पीएल पोस्ट वाला पीएल देखो, होल्डिंग एच लिमिटेड वाला, माइनॉरिटी वाला नहीं, माइनॉरिटी वाला तो ऐड कर दी, पोस्ट वाला देखो कितना है, 10,500 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 10,500 है तो 10,500। हाँ एच का मैं देखो, शेयर होल्डर फंड का एनालिसिस तो
एच का नहीं होता है, वो एस का ही होता है पूरा का पूरा। यहाँ पे एक भी फिगर हम एच का लिखे थे, सारा का सारा फिगर किसका था, एस का। हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन होता है कि एच को एस से क्या क्या मिला है और कौन सा डेट में मिला है, प्री का कितना पार्ट है, पोस्ट का कितना पार्ट है। पोस्ट का जो पार्ट है वो पीएल में ऐड होता है, वो सारा का सारा पीएल में ऐड, एस का। और तुम जो बनाया है, ये जो बनाया वो तो एनालिसिस ऑफ शेयर होल्डर फंड है, कितना है टोटल, एच का इतना, एस का इतना, एच का है 30,000, एस का है 10,500। अब सुनो, इसमें से अगर कुछ माइनस होना रहा, जैसे मेरे हिसाब से स्टॉक रिजर्व है, मतलब जो स्टॉक याद है एच लिमिटेड कुछ खरीदा था, एस लिमिटेड खरीदा था एच लिमिटेड से, एक बार वो लाइन पर हो जाओ। एडजस्टमेंट नंबर मेरे हिसाब से बी या सी, कौन सा था, बी में देखो कितना रुपए का सामान खरीदा था, 10,000, कितना परसेंट प्रॉफिट था, 20%। तो सोचो अगर 10,000 रुपये का सामान खरीद रहा है, उसके ऊपर 20%, 10,000 सेलिंग प्राइस है, 20% प्रॉफिट परसेंटेज है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 2,000। लेकिन तुम्हारे स्टॉक में देखो आधा है या कितना है, आधा बोलता है, कभी कभी 3/4 बोलता है, हाफ बोला तो मतलब आधा, हाफ है। तो इसका मतलब प्रॉफिट भी तो कितना हुआ होगा, हाफ, यानी आधा सामान बिक चुका है, आधा सामान ही है। तो 10,000 का 20% 2,000 और 2,000 का आधा 1,000, तो 1,000 यहाँ से माइनस होगा। तो 30 10 40, 40 माइनस 1, 39,500, ये आ रहा है 39,500 स्टॉक रिजर्व माइनस करने के बाद। ठीक है, ये हो गया सीपीएल। सीपीएल के बाद हमको चाहिए सीजीआर, मतलब कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। अब फटाफट देखो एच लिमिटेड का खुद का जनरल रिजर्व कितना था, 60,000, तो लिखो 60,000। उसके बाद देखो पोस्ट जनरल रिजर्व कितना था, वो जो 7,500, तो टोटल कितना हो जाएगा 67,500। 67,500 ठीक है। अब एक तो कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बना लेते हैं। तो कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें क्या करेंगे हम, सीपीएल 39,500, सीजीआर 67,500, और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व वगैरह तो कुछ आया नहीं था। टोटल कर दो, टोटल करके देखो कितना है, 1,07,000। ठीक है, चलो अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना, फटाफट बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट आना फटाफट। लिख लिया ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। क्वेश्चन में जैसे है वैसे ही लिखो। ये तो पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट।
इक्विटी शेयर कैपिटल। सिर्फ एच का देखो, एच का, सिर्फ एच का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, बस बात खत्म। एस का नहीं आता यहाँ पे, सिर्फ एच का आएगा 5 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस तो हम लोग पूरा नोट बना ही चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, हाँ कितना आया था, 1,07,000, तो 1,07,000 नोट बना चुके हैं, पूरा पुट कर दिए। उसके बाद आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें डिबेंचर आएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी, इसमें डिबेंचर तो आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें डिबेंचर आ रहा है। देखो तो एच लिमिटेड का खुद का डिबेंचर है क्या कुछ, एच लिमिटेड का खुद का डिबेंचर है ना, नहीं है। लेकिन जो डिबेंचर खरीदा गया, ध्यान से देखो कितना का डिबेंचर था, एस लिमिटेड का पास कितना का डिबेंचर था, एस के पास कितना का था, 1 लाख। उसमें से एच कितना खरीद लिया, बोलो फटाफट बोलो, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, 40,000। 36,000 जो लोग बोल रहा है, 36,000 में खरीदा था। हम पूछे कितना का डिबेंचर खरीदा है, दोनों में फर्क है। का मतलब हुआ फेस वैल्यू, यहां से फेस वैल्यू माइनस होगा। 1 लाख का डिबेंचर था, 40,000 का डिबेंचर एच लिमिटेड खुद खरीद लिया, तो यहां पे कितना का डिबेंचर बचा, सिर्फ 60,000 का, 60,000 का डिबेंचर बचा। उसके बाद आता है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी में देखो क्या क्या है। सबसे पहले क्रेडिटर है, यानी ट्रेड पेएबल। अब क्रेडिटर में भी एडजस्ट हम कर देंगे। ट्रेड पेएबल देखो कितना का है, क्रेडिटर का है 40 और 25, मतलब 65 हो गया। तो 40,000 प्लस 25,000, तो टोटल हो गया 65। लेकिन याद है 10,000 रुपये का सामान ये लोग आपस में खरीदा बेचा था ना, कितना का सामान आपस में खरीदा बेचा था, 10,000, तो वो 10,000 माइनस कर दिए, तो 65 माइनस 10 कितना बचेगा, 55। ट्रेड पेएबल के बाद देखो बिल पेएबल है, तो बिल पेएबल, अब बिल पेएबल अगर देखिएगा तो 12 और 8 पहले हम ऐड करेंगे, 12,000 प्लस 8,000। फिर क्वेश्चन में एक था ना कि ये लोग आपस में बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल किया है, तो उस केस में तुमको देखना है कि दोनों में से छोटा कौन सा है। छोटा देखो तो 12 छोटा है या 8 छोटा है, 8, तो 8,000 माइनस हो जाएगा जो छोटा होगा, तो ये कितना बचेगा, 12,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो जिसका जितना है वो उतना आएगा ही, ऐड कर दो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना कितना है, 40 और 20, मतलब टोटल कितना हो गया, 60,000 टोटल कर दो। अच्छा पहले एसेट्स कर लेते हैं, उसका टोटल कर दो। एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहले दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी एच के पास है 3,50,000, एस के पास है 3,20,000, लेकिन याद करो 20,000 का रिवैल्यूएशन लॉस भी तो था, इसका मतलब कितना बचेगा, 6,50,000। उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक में एक के पास है 35, एक के पास है 15, माइनस 35 प्लस 15 माइनस, याद है वो अनरियलाइज प्रॉफिट, मतलब स्टॉक रिजर्व 1,000 रुपया वाला जो प्रॉफिट का पार्ट है, तो 35 15 50, 50 माइनस 1 49। उसके बाद है डेटर्स, वो अनरियलाइज प्रॉफिट था ना, देखो पीएल में, सीपीएल में जो निकाले थे, स्टॉक रिजर्व
प्रॉफिट, आपस में जो खरीदा बेचा था उसके बीच का जो प्रॉफिट था। डेटर्स है, एक का 60, फिर 30। अगर इसका क्रेडिटर में 10 इंक्लूड है तो इसका डेटर में भी तो 10,000 इंक्लूड होगा। तो 60, 3, 90 और -10 80,000। उसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल 10 + 8, इसका भी तो वही होगा, 8 माइनस होगा, 10,000 + 8,000 - 8,000, तो कितना आएगा 10,000। शेयर्स तो हट जाएगा, डिवेंचर हट जाएगा, बचा क्या, कैश। एक का कैश है 11,000 और एक का है 30,000, तो टोटल कितना होगा 41,000। और बैलेंस शीट जब बना रहे थे तो हम लोगों का गुडविल आया था या कैपिटल रिजर्व आया था? गुडविल। तो गुडविल तो एसेट साइड में जाएगा, तो गुडविल लिख दो फटाफट, ऊपर में ही लिख देना चाहिए था। देखो तुम लोग का जगह होगा तो यहाँ पे लिख देना, ये बीच में गुडविल कहीं पे घुसा देना। ये सबसे पहले टेंजिबल इंटेंजिबल प्लांट एंड मशीनरी के बाद होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए गुडविल। अगर जगह है तो लिख दो। कितना आया था गुडविल? 21,000 समथिंग, 21,000, 21,500 था गुडविल, बस इतना आएगा बैलेंस शीट। देखो टोटल करके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लायबिलिटी में एक माइनॉरिटी और एक गुडविल। माइनॉरिटी कितना था? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल देखो यहाँ पे, रिजर्व शेयर कैपिटल के बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था हमको? 37,500, 57,500। हाँ, अब टोटल करो, अब फटाफट टोटल करो, और शायद कुछ बचा नहीं है। गुडविल लिख दिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख दिए, बाद बाकी बैलेंस शीट में सब प्लस प्लस करके लिख दिए। देखो प्लस माइनस करके, तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 851500, 851500। तो तुम लोगों का काम है कि जो सम्स हम बनाए हैं यही वाला सम्स घर में जाके कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लेगा, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेगा, ठीक है? अगर पास होना है तो, अब पास नहीं होना है तो अलग बात, मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो बिल पे यहाँ पे भी 8,000, यहाँ पे भी 8,000, दोनों जगह से 8,000 माइनस होगा। एडजस्टमेंट नंबर सी या डी में लिखा होता है कि जितना भी बिल पेबल एक्सेप्टेड किया गया है वो एच और एस के बीच में है, तो दोनों में से जो छोटा रहेगा वो माइनस करना। 8,000 छोड़ा था तो 8,000 यहाँ से भी माइनस कर दिए, यहाँ से भी माइनस कर दिए। कौन सा 10,000?